नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आज के इस टॉपिक को समझ लेते हैं और इस टॉपिक की अनिवार्यता क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो भारतीय संसद को लेकर के बात किया गया है, यानी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसको कहा जा सकता है। अब यहाँ पर लेकिन पूरे टॉपिक पर ध्यान दीजिए। स्वायत्त विधान मंडल के रूप में भारतीय संसद, यानी कि भारतीय संसद को लेकर जो चर्चा किया गया है वह स्वायत्त विधान मंडल को लेकर के। समझिए इस बात को। और इस टॉपिक को मैंने क्यों यहाँ पर चूज किया, मैं संसद भी आपको पढ़ा सकता था, लेकिन संसद हम पहले ही पढ़ चुके हैं और संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल चीजें, वो प्रीलिम्स के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आपकी आवश्यकता के अनुरूप था नहीं। मुख्य रूप से अगर आप बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, जो पॉलिटी में पूछा गया है और जो संसद के टॉपिक से पूछे गए हैं, वो प्रश्न इसी तरह का है। वो इसी तरह से पूछा जाता है कि क्या विधान मंडल के रूप में भारतीय संसद की स्थिति क्या है, इसको स्पष्ट करने या टिप्पणी करने या जो है वह मूल्यांकन करने वगैरह को लेकर के प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, दो तीन बातें पहले समझ लीजिए। यहाँ पर जब विधान मंडल की बात करते हैं, यानी कि हम जब पढ़ते हैं शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की, तो हम इसमें चर्चा करते हैं कि विधान मंडल यानी कि विधायिका का काम क्या होगा, जो कानून बनाने का, कार्यपालिका फिर न्यायपालिका। तो विधान मंडल कौन है? अगर सर्वोच्च देखा जाए, स्वायत्त देखा जाए, तो भारतीय संसद ही निश्चित तौर पर हो जाता है। पहली बात ये। पार्लियामेंट की जब हम चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें तीन अंग आएंगे। एक क्या आएगा? लोकसभा, जो उसको निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा क्या आएगा? राज्यसभा, जो वरिष्ठों का सदन है, उच्च सभा इसको कहा जाता है। और एक और इसका अंग है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, वो क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ये तीन अंग मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जरा इस टॉपिक पर चलिए, उससे विस्तार से जब स्टडी करेंगे तब आप चीजों को समझ पाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा दिवाली स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। 22 अक्टूबर तक ये वैलिड रहने वाला है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन पर यह कोर्स ऑफर होगा। मोर देन 60 to 70% ऑफ तो है ही, लेकिन इस दिवाली ऑफर में 10% आपको एक्स्ट्रा भी ऑफ मिल जाएगा। तो ये ज्यादा फायदे का चीज आपके लिए हो गया। विभिन्न पीसीएस कोर्स दिया गया, जिसमें देखिए बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस है, एमपीपीएससी है, आरएएस है, ये तमाम पीसीएस कोर्स हैं। संपर्क सूत्र यहाँ पर लिखा गया है, इस पर संपर्क करके किसी भी कोर्स के विषय में जानकारी ले सकते हैं। अच्छे से तसल्ली से जान लीजिए, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, ये जो दिवाली का ऑफर है ये आपके लिए 22 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो फिर आपको तत्परता दिखानी होगी ताकि आप इस ऑफर का लाभ उठा सके। आगे बढ़ें, चलिए जरा आप पार्लियामेंट और इस टॉपिक से जो प्रश्न आते रहे उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संसद। अब भारतीय संसद की चर्चा किया जाए विधायी संस्था को लेकर के, तो निर्विवाद रूप से हम में से, आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई यह सबसे अधिक शक्तिशाली विधायी संस्था ना है। हम सब जानते हैं निर्विवाद रूप से ये शक्तिशाली विधायी संस्था है, सर्वोच्च है। लेकिन इसकी शक्तियों की अगर बात किया जाए तो क्या इसकी शक्तियां जो है वो निर्वाध है? क्या उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता? ऐसा है नहीं, बल्कि यहाँ पर यह है कि विभिन्न कानूनों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा संसद की शक्ति को सीमित किया गया है समय समय पर। इसकी शक्तियों का दायरा क्या होना चाहिए और संविधान में इसकी क्या परिभाषा है, कहां तक सीमित होना चाहिए, ये सब स्पष्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहां कहा जा सकता है कि शक्तियां है, निर्विवाद रूप से एक तो शक्तिशाली विधायी संस्था है, लेकिन स्वायत्त नहीं कहा जा सकता इसे। अब इसके स्वायत्त नहीं कहे जाने के पीछे कुछ कारण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में, इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए। स्वायत्त क्यों नहीं है ना? स्वायत्तता नहीं होने के पीछे जो कंडीशन बताए जाते हैं वह है कि संवैधानिक सर्वोच्चता। भारतीय संविधान में ही यह बात स्पष्ट तौर पर है कि संविधान ही सर्वोच्च होगा, कोई पद नहीं। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो जाए, राष्ट्रपति के भी पद क्यों ना हो जाए, लेकिन वो संविधान से ऊपर नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं। यानी कि संविधान ही, वो जो कागजी दस्तावेज है भारी भरकम कानूनों का, वही सर्वोच्च होना चाहिए। और केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया दिया, उसके तहत संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचे में शामिल कर लिया। यह भी ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के मामला क्या होगा कि अगर पूछा जाए आपसे कि संविधान सर्वोच्च है
या संसद सर्वोच्च है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जबकि यहां पर यह बात है कि संसद के पास वो अधिकार है कि संविधान में संशोधन कर सके, संविधान में कुछ घटा सके, बढ़ा सके, जोड़ सके। तो ऐसे सोचने में तो लगता है कि भाई जिसके पास ये अधिकार है कि इसमें कुछ घटा बढ़ा सकता है, जोड़ सकता है, तो जाहिर बात है शक्तिशाली तो यही होगा। तो समझ में आता है कि संसद अधिक शक्तिशाली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के केस के अनुकूल जो है संविधान को सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है, इसीलिए स्वायत्तता भी इसको नहीं मिलेगा। संसद को संविधान के अनुरूप ही कार्य करना पड़ेगा, ये सच है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक तरफ बताइए, अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकता है, कुछ हटा भी सकता है, तो फिर शक्तिशाली तो यही होगा। लेकिन तभी आपको तर्क देना है कि नहीं, पार्लियामेंट के पास दरअसल ये भी जो शक्ति आया है ना, ये जब ये बात की जा रही है तो हाँ, दरअसल कानूनी तौर पर आर्टिकल 368 की चर्चा की जा रही है। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि संसद के पास ये शक्ति है कि संविधान में कुछ हटा दे, बढ़ा दे, जोड़ दे, तो ये दरअसल मैं यही बातें कर रहा हूं, अनुच्छेद 368। अब ये अनुच्छेद 368 कहां से आया है? संविधान से आया है। यानी कि संसद को भी जो शक्ति देता है वह कौन है? संविधान है। तो संसद को किसके अनुरूप कार्य करना पड़ेगा? संविधान के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। तो बताइए सर्वोच्चता किसकी हो जाएगी? संविधान की हो जाएगी। यही बात तो है। यानी कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो। केशवानंद केस वर्सेज, अब केशवानंद बाद में आपको देखने को मिलेगा, वर्सेज स्टेट ऑफ केरला था 1973 में, और यहां से बेसिक स्ट्रक्चर का जो फंड आया था वहां से ये बातें निकल करके आई। न्यायिक समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जुडिशियल रिव्यू को लेकर के बात की जा रही है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की जब बात करेंगे तो यहां पर इस बात को समझिए, भारतीय न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है। हालांकि इसको लेकर के बहुत विवाद भी रहा है। कई बार जो है वह विधायिका और कार्यपालिका को इससे शिकायत रहता है कि फिर हम कानून बना ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कानून बनाते हैं ये पीआईएल के माध्यम से मुद्दा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, ये रद्द कर देते हैं। फिर ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, वो सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात की जा रही है उसके विरुद्ध ये मसला जा रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू की बात यहाँ पर जो है हमेशा विवाद का कारण रहा है, और जुडिशियल रिव्यू पर प्रश्न पूछे गए, चाहे वो बीपीएससी में हो, यूपीपीसीएस में हो, यूपीएससी में हो, हर जगह ये पूछा गया है। लेकिन ये प्रश्न है कि क्या न्यायपालिका के पास ये अधिकार है? जवाब है हाँ, न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि संसद कोई भी कानून बनाए उस कानून की समीक्षा कीजिए, क्योंकि हो सकता है पार्लियामेंट मनमाना तरीके से कुछ कानून बनाए और वह जन कल्याण के उद्देश्य से ना हो, जनता के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही फिर वही संविधानीय अधिकार देता है कि आप संविधान का संरक्षण कर दीजिए, संविधान की व्याख्या भी कीजिए और नजर रखिए कि विधायिका कौन सी काम कर रही है। यदि कोई भी कानून लगता हो कि संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मामला समझ में आ गया? तो अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है आपके द्वारा संशोधित किए हुए कानून को, यानी कि संसद के द्वारा, तो फिर संसद की स्वायत्तता कैसे हो गया? मामला समझ में आ रहा है? यानी कि संसद जो है सर्वे शक्तिशाली नहीं है, पूर्णतः स्वायत्त नहीं है, टर्म एंड कंडीशन के साथ वो शक्तिशाली है। मामला समझ में आया? संघीय ढांचा की जरा बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत कैसा देश है? एक संघात्मक देश है। यानी कि संसद की जो विधायिक शक्तियों को लेकर के बात किया गया है, हम सब ने पढ़ा होगा, जो 7वीं अनुसूची की बात की जाती है, जिसमें केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची तक ही सीमित है। राज्य सूची के जो विषय हैं वह संसद सामान्यतः उसमें कानून नहीं बनाता है, कुछ ही अपवादों को छोड़ करके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से 3 सूचियां हैं, कि एक हो गया कि संघ की सूची, तो संघ उस विषय पर कानून बनाएगी, एक है राज्य की सूची, राज्य उस विषय पर कानून बनाएगी, तो संघ का अधिकार छिन गया ना, पार्लियामेंट यानी कि अधिकार छिन गया वहां पर। विभिन्न राज्य के विधानसभा वो कानून बनाएंगे। फिर एक सूची और है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर दोनों मिल बैठ के कानून बना सकते हैं या दोनों अपने अपने तरीके से बना सकते हैं, इस तरह की प्रावधान किया गया है। यानी कि समवर्ती सूची में केंद्र को जहां अधिकार है वहां राज्य को भी अधिकार है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ भी पार्लियामेंट की सर्वोच्चता की बात तो समझ में नहीं आता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि संसद जो है उसके 3 अंग होते हैं। दरअसल हम लोग पार्लियामेंट आता है तो हम लोग सोच लेते हैं राज्यसभा लोकसभा, लेकिन नहीं, राष्ट्रपति। इसलिए देखते होंगे जब कोई चर्चा में आता है कोई बिल वगैरह, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो वो फिर कहाँ पर जाता है कानून की शक्ल लेने के लिए? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वो भारत के जो सरकार के द्वारा जो है वो आधिकारिक रूप से गजट में प्रकाशित किया जाता है। ये होता है ना, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति इस देश में है तो संसद द्वारा पारित हर विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।
राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं यदि वह साधारण विधेयक होता है। तो इस स्थिति में यह भी हम तो नहीं कह सकते कि संसद पूर्ण स्वायत्त है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के निश्चित तौर पर पार्लियामेंट जो है उसका अपना महत्व है, लेकिन वह पूरी तौर पे स्वायत्तता के साथ नहीं है। अब ब्रिटिश संसद से जरा इसकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यों हम तुलना कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। क्योंकि भारतीय संविधान और भारत की जो शासन व्यवस्था रहा उस पर विभिन्न देशों का प्रभाव रहा, खास करके ब्रिटेन का ज़्यादा रहा। चूँकि हम ब्रिटेन का ब्रिटिश इंडिया एक पर होता था भारत, तो निश्चित तौर पर इससे तुलना करना बनता है। तो यूके के पार्लियामेंट में देखेंगे और भारतीय संसद के बीच एक मौलिक अंतर है, सत्ता की सर्वोच्चता बनाम संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ जो है वह क्या है, सत्ता सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है? ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वह संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही मैंने कहा था केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट की जो 13 बेंच की जज थी उसके द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। सत्ता का स्रोत अगर भारतीय संसद में देखते हैं तो कौन सा है? संविधान है। जबकि ब्रिटिश संसद में देखते हैं तो संसदीय संप्रभुता है। वहां पर सीमाएं क्या है? संविधान की सीमाएं हैं। यहाँ कोई लिखित संविधान है ही नहीं, तो संसद सर्वोच्च हो जाता है। न्यायिक समीक्षा यहाँ पर संभव है, किया जा सकता है, यहाँ पर नहीं है। यूके में न्यायिक जो संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। संघात्मक ढांचा जो है यहाँ पर संघीय है, यहाँ पर क्या है? एकात्मक है, हम सभी जानते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यहाँ पर कठिन भी है, बहुस्तरीय भी है, कई जगहों पर जो है लचीला भी रखा गया है। यहाँ पर साधारण विधायिक प्रक्रिया के समान ही इसको आसान रखा गया है। ब्रिटेन में संसद जो भी कानून बनाती है वह पूरी तरह से वैध और अंतिम होता है, कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकती। भारत में क्या ऐसा है? भारत में संसद की शक्तियां संवैधानिक मर्यादाओं से नियंत्रित होती है। मनमाने तरीके से पार्लियामेंट कोई काम नहीं कर सकती है ना। चाहे किसी पार्टी को कितना भी सीट क्यों ना आ जाए, 100% सीट क्यों ना आ जाए, वो संविधान में पूरी तरह से बदलाव नहीं कर सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फिर जो है वो चाबुक चलाने के लिए तैयार है। तो अगर ये इस तरह के प्रश्न आते हैं संसद से संबंधित और संसद की शक्तियों वगैरह को लेकर के, तो निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है? निष्कर्षतः आप ये कहेंगे कि भारतीय संसद जो है उसके पास विधायी, वित्तीय, कार्यकारी नियंत्रण और संविधान के संशोधन जैसी कई प्रकार की व्यापक शक्तियां हैं, परंतु ये शक्तियां जो है पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है, ये असीम नहीं है। इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। संविधान, न्यायपालिका, संघीय ढांचा के अंतर्गत संसद को कार्य करना होगा। इसीलिए इसे स्वायत्त नहीं बल्कि संविधान नियंत्रित विधानमंडल कहा जा सकता है। यह शब्द ज्यादा अच्छा है। तो भारत में संवैधानिकता ही सर्वोच्चता हुआ, कंक्लूजन पर तो हम यही पहुंचे। जबकि ब्रिटेन से तुलना करेंगे तो संसदीय सर्वोच्चता वहां पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि अगर प्रश्न इस तरह का भी रहता है कि क्या भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश के संसद से कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। बहुत अलग तरह की चीजें हैं दोनों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट के पास बहुत सारे अधिकार हैं लेकिन वह सर्वोच्च नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे न्यायपालिका से, संविधान से और विभिन्न प्रावधानों से कहीं ना कहीं शक्तियों को सीमित किया गया है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पार्लियामेंट में। जब भी पार्लियामेंट के ऊपर अगर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे मेंस में, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की शक्तियों को लेकर के पूछा जाएगा। तो वो बस ध्यान रखिएगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई टॉपिक आप लोग को लगता हो कि इस पर और बातें की जानी चाहिए, पॉलिटी में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा किया जाना चाहिए, तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।